नमस्कार। प्राचीन भारत के इतिहास में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नया विषय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। पीछे के बहुत सारे चैप्टर्स में हमने ये जाना कि इतिहास क्या है और ये भी जाना कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के अनेक स्रोत हैं, वो कौन कौन से हैं और उन स्रोतों से हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही हमने ये भी जाना कि इतिहास लेखन के लिए स्रोतों का क्या महत्व है और ये भी जानने की कोशिश की कि साहित्यिक स्रोत, अभिलेखीय स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, ये स्रोत अपने आप में महत्वपूर्ण है, परंतु इनका अपने लाभ, लालच और स्वार्थ के लिए परिवर्धन, संशोधन होता रहा है और ये संशोधन पुरातात्विक स्रोतों, खासकर अभिलेखीय और पुरातात्विक सामग्री में न के बराबर हो सकता है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम प्राचीन भारत की एक और बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि किस प्रकार ये सभ्यता प्रकाश में आई और इसका विस्तार क्या था, कौन कौन से स्थल बहुत महत्वपूर्ण इसके सिद्ध हुए और किस प्रकार से ये प्रकाश में आई। इन समस्त जानकारी का आज हम अध्ययन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता एक ऐसे स्थल से इस सभ्यता की शुरुआत हुई जिसका नाम हड़प्पा था और यह खोज की शुरुआत बहुत ही नाटकीय ढंग से, आश्चर्यजनक से ढंग से हुई। पहला व्यक्ति जो हड़प्पा के टीले के बारे में जिसने जानकारी प्रदान की वह था चार्ल्स मैसन नामक एक अंग्रेज व्यक्ति। इसने 1826 ईस्वी में हड़प्पा के टीले देखे और जैसा कि मैंने बताया कि वह आश्चर्यजनक ढंग से, नाटकीय ढंग से इसकी खोज हुई। उसका कारण ये था कि किसी सभ्यता की खोज के लिए प्रयास नहीं किए जा रहे थे, बल्कि अंग्रेजों के द्वारा एक रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था और उसके लिए जो सामग्री चाहिए थी उस सामग्री की प्राप्ति के लिए पास में ही एक जो टीला था उस टीले के पास लोग गए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ प्राचीन वस्तुएं, ईंटें आदि वहाँ पर बिखरी हुई हैं और चार्ल्स मैसन को ये बहुत ही ऐसा टीला नज़र आया जो बहुत प्राचीन स्थल हो सकता है और इसलिए उसने पहली बार इस टीले का वर्णन किया। आगे जाकर 1872 ईस्वी में कनिंघम महोदय ने यहाँ की कुछ वस्तुएं एकत्र की, क्योंकि उस समय तक भारत में पुरातत्व विभाग का गठन हो चुका था और उसके नेतृत्व में कुछ वस्तुएं इन्होंने इकट्ठी की। कनिंघम महोदय ने 1853 से लेकर 1873 ईस्वी में इसके सर्वेक्षण के बाद ये वस्तुएं प्राप्त की थी। 1912 ईस्वी में J.F. फ्लीट नामक विद्वान ने भी यहाँ से वस्तुएं प्राप्त की और उन प्राप्त सामग्री के आधार पर एक लेख रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी
में उन्होंने छपवाया और इस लेख के द्वारा पहली बार विद्वत समाज में हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी लोगों को प्राप्त हुई। परंतु ये दुर्भाग्य था कि कनिंघम और फ्लीट दोनों ही विद्वान जो पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई थी उसका सही सही पुरातात्विक महत्व का मूल्यांकन करने में समर्थ नहीं हो पाए। उसके बाद 1921 ईस्वी में सर जॉन मॉर्सल जब पुरातत्व संरक्षण विभाग के महानिदेशक थे, तब राय बहादुर दयाराम साहनी को इस स्थल का अन्वेषण करने का मौका मिला और दयाराम साहनी महोदय ने सबसे पहले इस स्थल का उत्खनन 1921 ईस्वी में करवाया। तो राय बहादुर दयाराम साहनी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित किसी भी स्थल का उत्खनन किया और पहला स्थल जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्राप्त हुआ था वो भी हड़प्पा ही था और इसलिए कहा जाता है कि दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले व्यक्ति थे। परंतु इतिहास की भाषा में अगर हम ये कहें कि दयाराम साहनी वो प्रथम व्यक्ति थे जिसने हड़प्पा स्थल का उत्खनन किया, तो कहीं ज़्यादा तार्किक और सही होगा। दयाराम साहनी के द्वारा किए गए उत्खनन के बाद 1926 से 27 तथा 1933 से 34 ईस्वी तक माधव स्वरूप वत्स महोदय के निर्देशन में हड़प्पा में खुदाइयाँ की गई। माधव स्वरूप वत्स को शॉर्ट में MS वत्स के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। और उसके बाद 1946 ईस्वी में सर मार्टिमर व्हीलर के निर्देशन में भी यहाँ पर उत्खनन कार्य करके बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त की गई। और जब ये वस्तुएं प्राप्त हुई तो लोगों को एक सुखद आश्चर्य हुआ कि एक नई सभ्यता की उन्होंने खोज कर ली है और इसलिए उनमें एक प्रकार का जोश भी मिला और अन्य स्थलों की खोज या उनकी उत्खनन का प्रयास भी किया गया। और इसी सिलसिले में 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में एक और स्थल मोहनजोदड़ो नामक स्थल का उत्खनन किया गया और यहाँ से भी बहुत सारी पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त की गई। 1922 से 1930 ईस्वी तक सर जॉन मॉर्सल के नेतृत्व में यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। 1931 ईस्वी में NG मजुमदार के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो से लगभग 128 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चन्हुदड़ो नामक स्थल का उत्खनन कार्य करवाया गया। और इस प्रकार धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे स्थलों की खोज हुई जो इस सभ्यता से संबंधित थे। तब इस सभ्यता से संबंधित बहुत प्रभुत नवीन जानकारियाँ सामने आई और तब ये पता चला कि ये एक ऐसी सभ्यता है जो भारत में उस समय प्रचलित सबसे प्राचीन सभ्यता जो इतिहासकार मानते थे, वैदिक सभ्यता, जिसका प्रारंभ 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है आज भी इतिहास की पुस्तकों में, ये जो सभ्यता थी ये उससे भी प्राचीन थी और यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। तो इस सभ्यता ने भारत के लिए बहुत ही गौरव का क्षण प्रदान किया। आगे जाकर बहुत सारे अन्य स्थल भी इस सभ्यता से संबंधित प्राप्त हुए।
हड़प्पा से संबंधित अनेक स्थल प्राप्त हुए, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अनेक स्थल प्राप्त हुए। जो कि पहली बार खुदाई हड़प्पा में हुई थी, तो इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता किया गया। उसके बाद जैसा कि हमने चर्चा की, बहुत सारे ऐसे स्थल और प्राप्त हुए जो हड़प्पा से बाहर थे, परंतु वो स्थल सिंधु नदी घाटी में ही थे। इसलिए विद्वानों ने इस सभ्यता को सिंधु नदी घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहना ज़्यादा उचित समझा। इस कारण यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता कही जाने लगी। फिर आगे जाकर और नवीन उत्खनन हुए, नई खोज हुई। उन नई खोजों से, उत्खनन से बहुत सारे ऐसे स्थल भी जो प्रकाश में आए जो सिंधु घाटी से बाहर थे। मसलन सरस्वती नदी घाटी के क्षेत्र में भी बहुत सारे नवीन स्थल प्रकाश में आए। इसलिए विद्वानों ने इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता कहना प्रारंभ कर दिया। परंतु धीरे धीरे और अधिक इसके ऊपर खोज हुई और नए अनुसंधान हुए, और उन अनुसंधानों से इन दोनों नदी घाटी क्षेत्रों के बाहर भी इस सभ्यता से संबंधित स्थल प्राप्त हुए। इसलिए विद्वानों के सामने एक नई समस्या पैदा हो गई कि इस सभ्यता का नाम क्या रखा जाए। तब पुरातत्व के क्षेत्र में प्रचलित धारणा के अनुसार इस सभ्यता का नामकरण किया गया। प्रचलित धारणा ये है कि किसी भी सभ्यता का उद्घाटन जिस स्थल से होता है, उस सभ्यता को उसी स्थल के नाम से पुकारा जाने लगता है। तो चूँकि इस सभ्यता का उद्घाटन या खोज हड़प्पा से शुरू हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारा जाने लगा, और संभवतः यही सर्वश्रेष्ठ नाम भी है। तो इस प्रकार एक नवीन सभ्यता की खोज हुई, और जैसा कि मैंने अभी चर्चा की, धीरे धीरे इसके बहुत सारे स्थलों की जानकारी मिली। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि आज की स्थिति में यदि हम इस सभ्यता के विस्तार की बात करें, तो ये सभ्यता पूर्व से पश्चिम में 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण में 1400 किलोमीटर तक फैली हुई थी, और लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इस सभ्यता के अंतर्गत आता था। लगभग 1400 स्थलों की जानकारी इस सभ्यता से संबंधित हो चुकी है, और लगातार नवीन स्थलों की जानकारी होती जा रही है। नवीन जानकारियां प्रकाश में आती जा रही हैं, क्योंकि उत्खनन कार्य लगातार जारी हैं, और ये जो लगातार हो रहे उत्खनन कार्य हैं, इनसे प्राप्त जो सामग्रियां हैं, उससे इस सभ्यता के विषय में बहुत सारी नवीन जानकारियां और आ रही हैं। इसलिए हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जानकारियां लगातार अपडेट हो रही हैं। जो 1400 के आसपास स्थल प्राप्त हुए हैं, उनमें से 917 स्थल भारत में, 481 स्थल पाकिस्तान में, और 2 स्थल अफगानिस्तान में मिले हैं। और इनकी एक अगर हम अवस्थिति को देखा जाए, तो अधिकतर स्थल किसी नदी घाटी के किनारे प्राप्त हुए हैं। मोटे रूप में अगर माने हम जो भी उपलब्ध हमें आज तक ज्ञात स्थल हैं, उनमें से ज़्यादातर या तो सिंधु या उसकी सहायक नदियों के किनारे, या सरस्वती या उसकी सहायक नदियों के किनारे, या समुद्र तट पर अवस्थित मिले हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि समस्त स्थल इसी प्रकार के स्थानों पर मिले हैं। भारत के अंदर में बहुत सारी अन्य नदियों के किनारों पर भी ऐसे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल प्राप्त हुए हैं। जैसा कि हमने इसके विस्तार के बारे में जानकारी ली, 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत थी।
अगर हम चारों दिशाओं में इसके सुदूरतम बिंदुओं के बारे में चर्चा करें तो उत्तर में सबसे दूर का स्थान जम्मू में मांडा में, दक्षिण में महाराष्ट्र में दैमा बांधवे, पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में और पश्चिम में मकरान तट पर कांगेंडोर वह स्थल है जो दिशाओं के रूप में सर्वाधिक दूरस्थ स्थान पर अवस्थित है। तो इस प्रकार एक नवीन सभ्यता का उद्घाटन भारत में हुआ, जिसने भारत के इतिहास को बहुत पीछे ले जाकर खड़ा कर दिया। तो आज हमने जाना कि इस सभ्यता का प्रकाश में कैसे आई, किस प्रकार से इसका पता चला, और इसके दो प्रमुख स्थलों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किस प्रकार हुई, किसने की, इनका उत्खनन कार्य किन के द्वारा किया गया, और इस सभ्यता का नामकरण किस नाम से किया गया, तथा इस सभ्यता का विस्तार कहाँ तक अवस्थित था, इसका अध्ययन आज हमने किया। आगे के चैप्टर में हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नवीन जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।